हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखो, आज आप अपने 10-12 मिनट यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पर आज 10-12 मिनट इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़रूर से कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। देखो, गाइडेंस की ज़रूरत हर किसी को होती है, बट सही और गलत गाइडेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं आपको कोई भी गलत गाइडेंस नहीं देने वाली हूँ, कोई भी गलत राय नहीं दूंगी। यहाँ पर आप मुझे 10 या 12 मिनट दे दो और उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको ये कैसा लगा स्ट्रेटेजी पूरी, और मैंने कैसे पढ़ी थी वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और अपनी एनसीईआरटी में आपको दिखाऊंगी, अपने नोट्स यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। ये आपके लिए ही इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम का वेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी का पेपर जो है वो 50% आता है, ठीक है। 50% बायोलॉजी आती है पूरे में, और 25 वो दोनों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है। तो बायोलॉजी तो हमें अच्छी करनी ही होगी, और यही हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे कि हमें रैंक हमारी अच्छी सी बन सकती है। तो इसी को किस तरह से पढ़ा जाए जिससे हमारा सिलेक्शन अच्छे मार्क्स पर हो, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो को स्किप मत करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, कि हमारी बायोलॉजी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हमें किस किस बुक से पढ़नी चाहिए। देखो, बुक्स हमें कोई नहीं लेनी है, कोई बुक नहीं खरीदनी है। आपने सभी से सुना होगा, और ये सच है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है और इसी बुक से पढ़ना है। जैसे भी पढ़ना है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देकर बताने वाली हूँ। मैंने किस टाइप से पढ़ी थी ये भी मैं बताऊँगी, और क्या क्या करना है एनसीईआरटी के पढ़ते के टाइम कि हमें पूरी तरीके से याद हो जाए, वो सब आगे मैं आपको बताऊँगी। तो फिलहाल हम ये देखते हैं। सेकेंड चीज़ आती है नोट्स। देखो, नोट्स ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए। I mean कि सारा कुछ एनसीईआरटी में ही होता है, नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, ये सारी बातें। बट मैंने नोट्स बनाए थे, जो भी टीचर ने मेरे लेक्चर में जो भी समझाया था, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट कर लिए थे उसको। मतलब जो भी टीचर्स ने बड़ी बड़ी लाइंस जो लिखवाई, जो समझाया, मैंने पूरा वहाँ पर उस चीज़ को समझा, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर लिया। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं ये सब मैंने शॉर्ट्स में लिख लिए। ये देखिए, ये सारे पॉइंट जो हैं मैंने शॉर्ट में लिख लिए थे। जो भी टीचर ने समझाया था, जो बुक में था, जो इम्पोर्टेंट लगा, वो सब कुछ मैंने पॉइंट्स में शॉर्ट में लिख लिया ताकि मैं भूलूँ ना। और ये इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बाकी की बड़ी बड़ी लाइनें तो क्या ही इम्पोर्टेंट होती हैं। वो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उन बड़ी बड़ी लाइनों में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और इजीली इससे रिवाइज भी हो जाता है, और यही शॉर्ट नोट बन जाते हैं। ऐसे ही हम शॉर्ट नोट बनाते हैं, हम लास्ट मोमेंट में इसी को रिवाइज कर लेते हैं तो काम हो जाता है। फिर देखो यहाँ पर कैसे मैंने किया हुआ है। यहाँ पर टेस्टिस का डायमेंशन जो टीचर ने पढ़ाया था, बहुत लंबी सी लाइन में इसको लिखवा दिया था। देखो, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख के यहाँ पर मैंने लेंथ लिख ली है, यहाँ पर वेट लिख लिए, है ना। और ये देखिए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर टीचर ने, देखो, टीचर ऐसी बातें भी बताते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं बट एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है। हाँ, ये सच है कि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जानना इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके लिए हमें ये छोटे छोटे से नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो इसी टाइप से नोट्स आप भी तैयार कर सकते हो, अगर आप पूरा पूरा ना लिखना चाहो, ठीक है। देखो, जैसे कि ये है टेस्ट, इसके आसपास की कवरिंग होती है ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया। अब इसी को लिखवा लो इतनी लंबी सी लाइन में, और इसी को लिखवा दिया एक पॉइंट में। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। एक बार में हम देखेंगे और हम एक बार में ही समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या था। रिवाइज होता रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इस तरह से नोट्स बना सकते हो क्लास में, ओके। तो देखिए,
नोट्स की हो गई ये बात कि आप लोग चाहो तो लॉन्ग नोट्स को जो है वो शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर सकते हो। बट हाँ, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो भी हमारे टीचर समझाते हैं वो नोट्स इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है। ये मत करना स्किप कर दो लेक्चर्स को, नोट्स को ना बनाओ, ऐसी बात नहीं होती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस की बात आती है अब कि इन दोनों को करके क्वेश्चंस कहाँ पे लगाने। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, किसी में पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ के वो लोग तो क्वेश्चंस देते ही हैं। कोई भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, वो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो भी आपके टीचर हैं वो अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट ही हैं। बट अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो आप बुक ले लो, ये वाली, ये मैंने ली थी, काफ़ी पहले की बुक है ये, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। MTG की बुक है, फिंगर टिप सभी जानते हैं वैसे तो, बट ये बुक अच्छी है। ओके, टॉपिक वाइज MCQs हैं, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, अच्छी बुक है और सब NCERT के बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव इसमें सारे ही, उस टाइम तो ये मिली थी 850 की थी, अभी मुझे पता नहीं है कितने की होगी, बट उस टाइम ये 850 की मिली थी मुझे। तो आप ये वाली बुक ले सकते हो क्वेश्चंस के लिए। आप डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं इसके लिए, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपका आएगा। जैसे हम मान लेते हैं ना NCERT हम बार बार पढ़ेंगे तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा। सभी को यही लगता है ऑलमोस्ट कि हम NCERT ही पढ़ते रहेंगे, उससे हमारा हो जाएगा। बट ये रियलिटी है कि क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा लगाओगे उतने आपके बेसिक क्लियर होंगे, उतना ही आपके आंखों से क्वेश्चन जब गुजरेंगे तो हो सकता है एग्जाम पेपर में हर एक क्वेश्चन वो आ जाए जो आपके सामने से गुजरा हुआ हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत लगाने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, NCERT पढ़ो, उतना टॉपिक पढ़ो, उतने टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लगा लो। जैसे NCERT आपने पढ़ी, अगर आपने इतना पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, ये पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा है तो इसकी एक एक लाइन में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ऐसे करके देखो। इस लाइन में ये क्वेश्चन बन रहा है, इस लाइन में ये बन रहा है, सारे ही क्वेश्चन वहाँ पे लगाते जाओ और देखते जाओ। इस बुक में यही ऐसे मतलब टॉपिक वाइज है ना दे रखा, तो इसलिए इजी हो जाता है थोड़ा सा सारे क्वेश्चंस को कवर करना, फुल टॉपिक। तो अब देखो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। मतलब 90 क्वेश्चंस लगाने हमें और 100 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं बायो में, तो एग्ज़ाम में हम कैसे टाइम मैनेज कर पाएंगे इतना सब कुछ करने के लिए। और टाइम हमारे पास होता है कम और पता भी नहीं चलता एग्ज़ाम में कहाँ टाइम निकल जाता है। तो हमें स्टार्टिंग से इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो कि बाद में जाके बहुत बड़ी बन जाती है जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं। शुरू से हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि शुरू से तो हम बस ये ध्यान देते हैं कि हम NCERT पढ़ लें बस इतना ही। हमें सिर्फ ये ध्यान रहता है कि हमें बायो में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो NCERT पढ़नी है। इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं हम इतना ज़्यादा, यही चीज़ें हमारी मिस्टेक हो जाती हैं बहुत बड़ी। तो टाइम मैनेज करने के लिए आप क्या करा करो, जब आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप डेली क्वेश्चंस लगाते हो एग्ज़ाम में, घर में, तो आप क्या करो अपने घड़ी में टाइमर सेट कर लो। मतलब इतने हम पहले देखो कि आप कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है। और फिर आप उसको जल्दी करने की, जल्दी इन द सेंस ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे मार ही रहे हो, ठीक। बस ये है कि आप थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो, ऐसे करके कि हाँ अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसी में लगे हुए हो, तो ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट होना ही है। तो पहले आपको जो आ रहे हैं वो सारे करने हैं, फिर आप लौट के वापस वहीं पर आओगे जो आपको नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अब हम देखते हैं कि हमें NCERT कैसे पढ़नी है और मैंने क्या फॉलो किया था NCERT को पढ़ने के लिए, कैसे मैंने NCERT पढ़ी थी, वो अब हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब बात आती है PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ी रिपीट होंगे। अगर ऐसा होता तो कितना ज़्यादा इजी हो जाता कि पहले के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं लगातार और हमने बस यही कर लेते, फिर तो हमारा हो जाता। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बात गलत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही नहीं आता, बट
आता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट से ही है। तो हमें हर कोई टीचर यही बताता है कि PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करो, सारे PYQ कर लो, जितने भी आए हुए हैं 10 साल में या 15 साल में वो आप कर लो। उससे आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे और एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उससे। तो PYQ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत करना इसको। क्या होता है कि शुरू में हम टीचर की बात समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है PYQ करना इम्पॉर्टेंट है, अब हम इसको कर लेंगे कर करके लास्ट हो जाता है, एग्ज़ाम हमारा आ जाता है और हम यही नहीं कर पाते, फिर यही रह जाता है, जबकि यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो शुरू से अगर हम ये बना लें कि हम थोड़े थोड़े PYQ भी करते चलें उसी चैप्टर के जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करते ही हैं, ये PYQ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो और PYQs करना चाहते हो तो आप बुक ले लो कोई भी, जैसे MTG या अरिहंत। मेरे पास ये अरिहंत की बुक है एक, ये वाली, तो इससे ये वाली, इससे भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अच्छी बुक है ये भी, PYQ ही है सारे, चैप्टर वाइज है। ये देखो ये सारे PYQ दे रखे हैं, अच्छी है ये भी। MTG की भी होती है, अरिहंत की भी होती है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। और ये उस टाइम मिली थी 300 की जब मैंने ली थी, अभी मुझे नहीं मालूम है कितने का आता है। ठीक है, तो PYQ करना हो गया इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। अब देखो अब क्या होता, तो देखिए NCERT सभी पढ़ते हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट होते हैं 16-17 लाख बच्चे जो हमेशा हर साल बैठते हैं नीट में, वो सभी NCERT पढ़कर जाते हैं। बट सभी के हाई मार्क्स क्यों नहीं आते बायोलॉजी में, क्यों सभी के सिलेक्शन नहीं हो जाता बायो से, है ना। तो मतलब एटलीस्ट बायो में अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, अगर हम बायो तो सभी पढ़ते हैं, तो कम से कम बायो में तो हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए किसी भी बच्चे के, क्योंकि अगर बायो पढ़ के जाते हैं तब तो आने ही चाहिए। तो मैटर क्या करता है यहाँ पर कि हम बायो पढ़ तो रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, हमें पता है NCERT पढ़नी है, हम बुक पढ़े जा रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इसको पढ़ना किस टाइप से है। ये भी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उससे 100% हम एडवांटेज किस तरह लिया जा सकता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ जब हम एक चीज़ में टाइम भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना माइंड भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सब कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर चीज़ का, तो हम क्यों ना उससे पूरा तरीके से एडवांटेज लें, जिससे हमारे माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाए, जो हम करना चाहते हैं वो एटलीस्ट वो तो हो। तो अब हम इसी चीज़ को देखेंगे कि NCERT को पढ़ना किस टाइप से है और किस टाइप से हम क्या गलती करते हैं NCERT को पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस के लिए अपनी बुक दिखाती हूँ NCERT जो मैंने पढ़ी थी। तो ये 12th क्लास की मेरी NCERT है, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये 12th क्लास की है NCERT हमारी। तो देखिए हमने कैसे पढ़ा था इसको, हम देखिए ये वाला चैप्टर हम आपको दिखाते हैं। देखो जैसे पढ़ते सब है, यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के ये जो हाइलाइट्स होते हैं, पूरी बुक में ये हाईलाइट सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है। कितना हाईलाइट करोगे, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। बुक को सिर्फ हरी करने से कुछ नहीं हो जाता, बुक को ग्रीन कर लोगे आप, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। पहले चीज़ों को समझो कि आखिर हमें करना क्या है। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपने ये भी हाईलाइट कर लिया, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा, ये भी आपने हाईलाइट कर लिया, ये भी आपको इम्पोर्टेंट लगा, हर चीज़ अगर आप हाईलाइट कर लोगे तो बुक कलरफुल होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कैसे पढ़ना है, फिर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हर चीज़ को हाईलाइट करना और इम्पोर्टेंट समझना वो ज़रूरी है नहीं ऐसे। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाली पैराग्राफ में जब हम देखते हैं, इस वाले में देखिए, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखा है। मैंने इसीलिए ये चैप्टर लिया है बिकॉज यहाँ पर सीक्वेंस वाले और सारे कन्फ्यूज़न आपके इस चैप्टर से कंप्लीट हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाली ही पैराग्राफ में ये यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद में ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, देन
इम्प्लांटेशन, उसके बाद में आता है गेस्टेशन, फिर आता है पार्चुलेशन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है एक, और यही सीक्वेंस आ जाता है एग्ज़ाम में। तो हम देखो मैंने कैसे करा है इसको, मैंने इस पर पॉइंट्स लगा लिए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट बना लिए। सीक्वेंस मैंने ऐसे अपने तरह से बनाया, आप कैसे बना सकते हो, आप इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो। ये लाइन में जो जगह है यहाँ पे साइड में जो खाली है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, सीक्वेंस ऐसे बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट मैंने ऐसे किया है। इसी पे मैंने इसको नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इससे मुझे ये याद रह गया कि ये कौन से पोजीशन पर आता है। ये वाली चीज़ गैमेटोजेनेसिस पहले आती है, फिर आता है इंसेमिनेशन, फिर आता है फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद में आता है इम्प्लांटेशन, फिर आता है गेस्टेशन, और फिर लास्ट में आता है पार्चुलेशन। ठीक है, ऐसे हमने इसको याद रख लिया। अगर हम खाली इसको हाईलाइट कर लेते तो थोड़ी ना काम बन सकता था ऐसी बातों में। ठीक है, अब देखते हैं, इधर आते हैं। देखो मैंने यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ हाईलाइट नहीं किया है, यहाँ पर भी मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सब ऐसे करके बना लिए हैं। ये तो मैंने शॉर्ट नोट में भी लिखा हुआ है। ये देखो बॉक्सेस, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों को। और ये देखिए यहाँ पर भी जो सीक्वेंस वाली चीज़ें हैं वो मैंने क्या किया है, ऐसे करके लिख लिए सीक्वेंस बनाकर, जिससे कि हमेशा जब भी मैं पेज पलटती हूँ इसका मुझे याद रह जाता है, इस पर नज़र पड़ती है, एक नई चीज़ मुझे याद हो जाती है। ऐसे करके आप भी कर सकते हो। अब देखते हैं इस वाले पेज में। देखो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, जो कि ये देखो ये सारे हाईलाइट जो मैंने करे हैं थोड़े थोड़े, तो ये मैंने यही सारे पॉइंट यहाँ पर लिख लिए है ना। हाईलाइट में हम एक बार को नहीं भी नज़र पड़ेगी, बट जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहाँ पर हमारी हर बार में नज़र पड़ती है। जैसे हम बुक को ऐसे ऐसे करके पलटते हैं, हर बार में हम देखते हैं यहाँ पर हमारे हाईलाइट जो पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैंने यहाँ लिख लिए हैं, और वो भी लिखे हैं जो कि मैं भूल जाती थी नॉर्मली, जो मुझे याद नहीं रहते थे, वो सारे मैंने यहाँ ये ऐसे ऐसे करके लिख लिए थे। जैसे ये है ना, और ये देखो इसका सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसका सीक्वेंस लिखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका सीक्वेंस ही है। यहाँ पर मैंने पूरे सीक्वेंस लिए लिख लिया है इसमें सीक्वेंस वाइज। यहाँ पे भी कुछ कुछ किया हुआ है मैंने, इसको हाईलाइट थोड़ा थोड़ा, और अपने शॉर्ट नोट में लिखा है। जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है वो मैंने वहाँ लिखा है। ठीक है, तो आप लोग को भी ऐसे ही पढ़ना है। जो चीज़ आपको टफ लगती है, या फिर आप बार बार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ईजी होती हैं बट हम भूल जाते हैं, बार बार याद ही नहीं रख पाते, तो आप ये जो साइड जो खाली है यहाँ पर उसको लिख लो, बार बार आप उसे देखोगे आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना। ओके, अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो बाकी बच्चों को भी, ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, गाइडेंस हो जाए एक टाइप से। थैंक यू।